गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज का जो हम आपका टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो एनिलिड्स है। तो एनिलिडा के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके जनरल फीचर्स क्या हैं। वैसे मैंने कल आपको बता दिया था, फिर मैं इसके वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ। आपको जहाँ समझ में ना आए वो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक, बात करते हैं हम। एनिलिडा आर मोस्टली एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। या तो ये एक्वेटिक होगा जो कि जल में रहने वाले जीव हैं, या टेरेस्ट्रियल होगा जो कि थल में रहने वाले जीव होते हैं, मतलब आपके लैंड पर। ठीक है। दूसरा, यदि ये एक्वेटिक है तो ये मैराइन भी हो सकता है, ठीक है, समुद्री पानी में रहने वाला, या फिर ये फ्रेश वाटर में भी रहने वाला हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका पॉन्ड हो गए, या फिर आपकी झीलें हो गई जिन्हें आपकी, ठीक है, या फिर आप और क्या हो गए, आपकी लेक्स हो गई, या आपके क्या कहते हैं नदियाँ हो गई, रिवर्स वगैरह। तो ये सब क्या है, ये सब फ्रेश वाटर के लिए हैं। मैराइन के लिए बात करें हम तो जो खारे पानी की झीलें होती हैं, जैसे कैस्पियन सागर है और जितने भी आपके ओशियन है वगैरह वगैरह, ये सब मैराइन होते हैं। दूसरा, दे आर बरोइंग और फ्री लिविंग। एक तो ये बरोइंग होते हैं, मतलब ये जो मतलब जो मिट्टी होती है, जो पृथ्वी पर ज़मीन पर, उसमें अपना छेद बना के, बोरो बना के, बिल बना के रहते हैं। दूसरा, ये फ्री लिविंग रहते हैं। दूसरा, फ्री लिविंग का मतलब ही बेटा ये है कि एक तरह से किसी भी चीज़ से फ्री फॉर्म में रहना। मतलब कहने का मीन्स हम उसे कह सकते हैं कि बिल्कुल किसी तरह से वो किसी चीज़ से स्टे होकर ना रहना, किसी बेस पर चिपक कर ना रहना, इसलिए इनकी बॉडी फ्री लिविंग होती है। ठीक, आगे, बॉडी इज लॉन्ग ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। तो बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक को समझाने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। पहले आप वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिप्लोब्लास्टिक को पहले अच्छे से समझा देते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्या। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें बेटा, तो यहाँ दो चीज़ें हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जर्म्स लेयर और एम्ब्रियोनिक लेयर्स क्या होती हैं। जब भी किसी जीव के भ्रूण में एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, किसी जीव के भ्रूण में या एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसमें जो इस विकास की प्रक्रिया होती है, तो क्या होता है, तब उसमें कुछ लेयर का फॉर्मेशन होता है, और ये लेयर ही जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर कहलाती है। ठीक, तो दिख रहा है आप, ये कुछ सारी लेयर बननी है, बार बार लेयर बनती चली जा रही हैं, तो इनको ही हम जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं। अब बात आती है इसमें डिप्लोब्लास्टिक की, और नंबर दूसरी आती है ट्रिप्लोब्लास्टिक की। तो वहाँ हमारे पास जो हम एनिलिड्स पढ़ रहे थे वहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक आ रहा है। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में अंतर क्या है। देखो, आप देखोगे कि यहाँ पर एक्टोडर्म दोनों में है, एंडोडर्म दोनों में प्रेजेंट है, ल्यूमेन दोनों में प्रेजेंट है। बस कहानी अगर चेंज हो रही है तो वो दो जगह चेंज हो रही है, एक तो मीजोडर्म और एक मीजोग्लिया। ठीक, तो मीजोडर्म तो हमारा प्रेजेंट है डिप्लोब्लास्टिक में, और मीजोग्लिया प्रेजेंट है हमारा डिप्लोब्लास्टिक्स में। ठीक, तो ये क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। आइए, तो होता क्या है दरअसल बेटा, ये जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है, बट मीजोडर्म एब्सेंट होती है। अब मीजोडर्म एब्सेंट होती है मतलब, मीजोडर्म एब्सेंट तो होती है, बट कई बार क्या होता है, कई बार तो पूरी तरह से एब्सेंट होती है बेटा। कई बार क्या होता है कि ये स्कैटर्ड रूप में बिखरी रहती है। ठीक है, ये स्कैटर्ड होती है, और ये जो फॉर्म बनती है उसको हम मीजोग्लिया कहते हैं। तो कई बार तो पूरा डाइजेशन सिस्टम वगैरह वगैरह पूरी तरह से एब्सेंट होंगे ऑर्गन्स, जैसे कि हमने टीनिया सोलियम में पढ़ा था, वो ह्यूमन के अंदर होता है। और टीनिया सोलियम पढ़ा था या हेपेटिका, चलिए दोनों बार आप मुझे क्लियर करके ग्रुप में बताएंगे कि हमने किसके अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर रहता है सिर्फ वो, कि वो टीनिया सोलियम था, वो फैसियोला हेपेटिका था, या वो क्या था जो ह्यूमन के अंदर एस्केरिस था, या क्या था कि जो ह्यूमन के अंदर रहता है जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट होता है, तो वहाँ मीजोडर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह एब्सेंट। बट कहीं पर यदि इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है, कौन सा, इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम आईडीएस यदि पाया जाता है, तो वहाँ पर मीजोग्लिया होगी। मतलब मीजोडर्म बनी तो है बट वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुई है, इसलिए वहाँ इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम वगैरह पाया जाता है। अब बात करते हैं मीजोडर्म की। तो जैसे ही मीजोडर्म फॉर्म होती है, तो मीजोडर्म का काम क्या होता है, मीजोडर्म आपकी जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह हैं या ये जो वर्क है इनको परफॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, ओके।
चलिए नाउ आगे बात करते हैं बेटा। कुछ जीवों में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रूडिमेंट्री होती है क्योंकि उनके पास मीजोडर्म नहीं होती है। मीजोडर्म की जगह एक अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, इसलिए उनमें इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है, जो मैं आपको भी बता रहा था। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? सीलेंट्रेट है, निडेरिया है और टीनोफेरा है। ये सारे डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल है। हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करी थी, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों पाए जाते हैं। वहाँ पर एक्टोडर्म भी पाया जाता है, एंडोडर्म भी पाया जाता है और मीजोडर्म भी पाया जाता है। अब एक्टोडर्म जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक के? प्लेटी हेलमिन्थ कोडेट। अब प्लेटी हेलमिन्थ से हमने जितने भी एनिमल्स पढ़े हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे आगे तक। प्लेटी हेलमिन्थ से नीचे वाले सारे डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। अब क्या है, एक्टोडर्म क्या परफॉर्म करती है? एक्टोडर्म किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो हमारी एक्टोडर्म रिस्पॉन्सिबल होती है CNS, कंट्रोल नर्वस सिस्टम, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबल होती है और ये स्किन को बनाती है। मतलब मोस्ट ऑफ द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो बनाती है वो एक्टोडर्म बनाती है, ये याद रखेंगे। दूसरा, एंडोडर्म क्या परफॉर्म करती है? एंडोडर्म रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा फॉर्मेशन किसके लिए? इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन, जो अंदर के इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हैं उनको बनाने के लिए आपकी एंडोडर्म परफॉर्म करेगी। फिर आता है मीजोडर्म जो कि सबसे लास्ट में फॉर्म होती है। इसकी वजह से ही ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक अलग होते हैं। यदि हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को अलग करेंगे तो उसके लिए मेन वजह क्या होगी? वो होगी मीजोडर्म, क्योंकि बाकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को किस लिए डिफाइन करते हैं? एक शब्द से अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो कि इन दोनों को, हिस्टोन है HISTONE, हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग करती है, एक वर्ड ऐसा, ठीक है। तो अब ये क्या है, जो एंडोडर्म है ये क्या करेगी? मीजोडर्म क्या करेगी बेटा? रिस्पॉन्सिबल करेगी फॉर्मेशन के लिए हार्ड और वाइटल ऑर्गन्स, जो कि जरूरी आवश्यक ऑर्गन होते हैं उनके लिए। जैसे कि आपका नोटोकोड, नोटोकोड आगे चल के किस में बदल जाता है? जो बड़े बड़े कोडेट होते हैं, कोडेट एनिमल्स होते हैं, तो वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं। वर्टिब्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें वर्टिब्रल कॉलम प्लांट होता है। तो नोटोकोड किस में बदल जाता है आगे जाके? वर्टिब्रेट में। हार्ट और किडनी वगैरह का भी फॉर्मेशन इस मीजोडर्म के द्वारा ही होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मीजोडर्म हायर जो आपके ये कोडेट हैं इनके अंदर पाई जाएगी। कोडेट नॉन कोडेट दो होते हैं ना हमारे पास, ठीक है। या हम इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है वो वर्टिब्रेट, जिनमें नहीं पाया जाता वो इनवर्टिब्रेट। इसी से हम डिफाइन करते हैं। वो नोटोकोड ही है वो जो सब कुछ डिफाइन करती है। ये जो नोटोकोड है ये डिफाइन करती है कोडेट और नॉन कोडेट को अलग करती है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे पहुँच जाते हैं अपने टॉपिक पे। फिर अब इसमें हम आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक समझा चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम बात करते हैं आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद में, बॉडी इज बाइलेट्रिकल सिमेट्री। अब ये सिमेट्रिकल क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री के लिए आ जाते हैं हम। सिमेट्री आपको समझा देते हैं थोड़ा सा कि सिमेट्री क्या होती हैं। तो अगर हम सिमेट्री की बात करें बेटा, तो ये बॉडी सिमेट्री मैंने आपको कल भेजा था, इसको आप आराम से देखें पढ़ें इसको, क्या है बेटा कि बॉडी सिमेट्री होती क्या है। देखो बॉडी सिमेट्री तीन तरह की होती हैं। या एक तो हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं, जिसे दूसरा सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। एक असममितीय है, एक सममितीय है। फिर ये आता है रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। ये जो सिमेट्रिकल होती है दो तरह की होती है। अब एसिमेट्रिकल क्या होती है? ऐसे ऑर्गेनम, दोज ऑर्गेनम दैट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू इक्वल हाफ इन एनी प्लेन्स, ठीक है। हम कोई भी जीव को, अब अमीबा है हमारे पास, अमीबा है, हम अमीबा को कैसे किसी प्लेन में बराबर इक्वल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं से इधर निकला होगा कहीं से इधर निकला होगा, इसको कोई आकृति नहीं होती, ठीक है। आगे क्या होगा कि किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जाता, इसे असममिति कहलाती है, एसिमेट्री कहलाती है, एसिमेट्रिकल कहलाता है। जैसे इसके एग्जांपल अमीबा स्पंज है, स्पंज हमारा कभी ऐसा हो रहा है कभी ऐसा हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है कि वो भी हम उसे इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी प्लेन से किसी भी एक्सिस से हम डिवाइड नहीं कर सकते। बात आती है सिमेट्रिकल की, तो ये दो तरह की होती है, एक रेडियल सिमेट्री और एक बाइलेटरल सिमेट्री। तो पहले रेडियल सिमेट्री पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनम कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम एनी प्लेन्स। हम इस तरह के ऑर्गेनिज्म को किसी भी एक्सिस से किसी भी प्लेन से काट सकते हैं और ये हर बार हमें बराबर ही मिलेगा दो भागों में, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल जो हैं वो सीलेंट्रेट हैं, टीनोफोर है, इकाइनोडर्म है, ठीक है। ये सब क्या हैं? रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल हैं, ठीक। अगला आता है आपके पास बाइलेटरल सिमेट्रिकल, जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल कौन है? जिन्हें हम सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर भागों में बांट सके। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ,
यहाँ पर दो इक्वल हाफ में, फ्रॉम वन प्लेन फ्रॉम वन एक्सिस, एक प्लेन से और एक एक्सिस से दो बराबर भागों में बांटने के लिए, जैसे एनिलिडा, देखो अभी हम एनिलिडा ही पढ़ रहे थे, आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट, वर्टिब्रा ये रही, ये हम वर्टिब्रेट में आते हैं क्योंकि हमारे पास वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट है जो कि आगे जाकर रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। 26 होती है नंबर ऑफ, इनका नंबर कितना होता है 26 होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सिस की। तो ये कितने तरह की होती हैं, ये 4 तरह की होती हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक डोर्सल, एक वेंट्रल। अब एंटीरियर कौन सी होती है, वो रीजन होता है जो कि माउथ के क्लोज में होता है, जो माउथ के सामने होता है जहाँ से कट के, ठीक है। पोस्टीरियर एनएस के क्लोज होता है, और डोर्सल रीजन आपके बेली सरफेस, बेली मतलब पेट, स्टोमच के सरफेस, और वेंट्रल मतलब आपका जहाँ पर वर्टिकुलम रीढ़ की हड्डी या पीठ होती है। ठीक, तो ये 4 होते हैं। आई थिंक आपको वर्टिब्रल, बायलैटरल और ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक, आगे हम टॉपिक पे जाते हैं बेटा। ठीक, अब क्या है, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक, तो बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होती है, अगर मेटामेरिकली सेगमेंट का मतलब बता होता है, जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा होगा बेटा, अर्थवॉर्म में आप देखते होगे कि जब अर्थवॉर्म होता है तो उसमें हम सीधे सीधे ऊपर से इसके बच्चे जान सकते हैं कि यहाँ क्यूटिकल होता है, या अग्रपृष्ठ होता है, या पृष्ठपृष्ठ होता है, या मध्यपृष्ठ होता है, मतलब हम ऊपर से देख के पहचान लेते हैं। मतलब शरीर के भागों को डिवाइड करने वाला जो होता है वो मेटामेरिज्म कहलाता है। ये दो तरह से होता है, एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली। एक्सटर्नली किन में पाया जाता है, जिनमें हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि इसके ये इतने इतने भाग इसके अंदर हैं, जो अंदर तक बराबर बांटते चले जाते हैं। बट क्या हम ह्यूमन को देख के कह सकते हैं कि इसके ऊपर से पता, ऊपर से आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो पसलियाँ होती हैं उनकी संख्या 12 होती है, 12 जोड़ी होती है, जो रिब्स होती हैं वो 12 पेयर होती है, क्या ऊपर से देख के बता सकते हो। तो हमारे अंदर जो वर्टिब्रेट के अंदर है वो क्या है, जो ये इंटरनली मेटामेरिज्म पाई जाती है। ठीक है, और जैसे कि ये कई कई अलग होती है, जैसे अर्थवॉर्म में जो अर्थवॉर्म में जो पाई जाएगी मेटामेरिज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है इसमें। ठीक है, और कॉकरोच में जो एक्सटर्नली मेटामेरिज पाई जाएगी वो आप ऊपर से देख के बता सकते हो कि इसमें 10 to 12 लाइन प्रेजेंट ऑफ सरफेस होती हैं, जिसमें हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और मीजोथोरैक्स, हम तीनों को प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और अर्थवॉर्म में तीनों को ऊपर से देख के बता सकते हैं। जबकि वर्टिब्रेट में हमारा इंटरनल डिवीजन होता है या इंटरनल मेटामेरिज्म होती है, हम नहीं बता सकते कि बाहर से देख के उसके अंदर 12 पेयर है, हमें पता है तभी तो हम बता रहे हैं, मगर हम देख कर नहीं बता सकते ना कि इसके अंदर 12 पेयर है, या फिर इसके पीछे रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रल क्रोम है वो 26 हैं, तो हम उनको नहीं बता सकते। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है कि ये अलग अलग होती है। तो ये मेटामेरिज्म की बात होगी बेटा। आगे अगर हम बात करें इसकी, तो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, अच्छा इसे हाँ ये आ गया। लोकोमोटिव ऑर्गन जो होते हैं इसमें पैरापोडिया होते हैं, लोकोमोटिव ऑर्गन जिनके थ्रू ये अपने लोकोमोट करेगा। एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है, वो स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी। मतलब ये जैसे कोई जीव है हमारा एनिलेटर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी यहाँ तक होगी। ठीक, आगे हम बात करें, एंड प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में एक तो एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होगी और पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी। रेस्पायरेशन अकर पाया जाता है। अब रेस्पायरेशन या तो बॉडी सरफेस के थ्रू पाया जाएगा, जैसे हम अर्थवॉर्म की बात कर रहे थे, ठीक, या फिर क्या होगा, इन सम केसेज गिल्स आर आल्सो प्रेजेंट, कुछ केस में गिल्स भी पाई जाएंगी। ठीक है, रेस्पायरेशन में, एनिलेट्स में अगर हम बात करें तो एस्क्रीशन टेक्स प्लेस नेफ्रीडिया, एस्क्रीशन के लिए यहाँ नेफ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और यूजुअली मोनोसियस बट सम स्पीसीज आर डायोसियस, सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये मोनोसियस होता है, जो एनिलेट्स होते हैं मोनोसियस ही हो जाते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ ऐसे भी होंगे जो कि डायोसियस होंगे, मीन जिसमें मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। ठीक है, जिसको हम हर्माप्रोडाइट भी कहते हैं, आपके मोनोसियस को हम हर्माप्रोडाइट भी कहते हैं, और आपका क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहेंगे, तीसरा एक आपका मोनोसियस हो गया, एक हर्माप्रोडाइट हो गया, और एक क्या हो गया, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। ठीक, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, आप मुझे रिटर्न में बताएंगे कि हम मोनोसियस और हर्माप्रोडाइट को तीसरा नाम क्या है। डायोसियस तो मोनोसियस हो गया, तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, ये आप मुझे बताएंगे। तो ये आज बस इतना ही करा रहा हूँ। ठीक है, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो आप तक आ नहीं पाएगा, आपको इतना भी अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे फिर से बताएंगे। बेटा जो मैंने आपको 6 पेज अलग से भेजे हैं वो आप अपनी कॉपी के पीछे उतार लेना, जो भी मैं आपको मटेरियल भेजूंगा वो अलग से उतार लो किसी कॉपी में, या अपनी कॉपी के पीछे उतार लो।
ठीक है, बट ऐसी जगह जिससे आपको वो एक जगह रहे। वैसे अलग बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपको समझने के लिए मैं उसमें आपको बॉटनी के नोट्स वगैरह सारे भेजूंगा। जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं मैं आपको सारे नोट्स भेजूंगा अलग से, उनको थ्योरी से अलग रखना, वो आपके समझने के लिए बेस के लिए है। ओके, नाउ रेस्ट योर क्लास, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।